अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको घर बैठे किला रोहतास की सैर करवाएंगे और बिना वक्त ज़ाया किए मैं किला रोहतास का शुरू करता हूँ कि किला रोहतास किसने बनाया और किला रोहतास बनाने का मकसद क्या था और बनाने वाले की पूरी ज़िंदगी हालात ज़िंदगी में बयान करने की कोशिश करूँगा और साथ साथ आपको किले के दर दीवार और खुद घूमता फिरता नजर आऊँगा। चलो शुरू करते हैं। फतेहपुर सैकड़ी से मगरब की जानब 10 मील के फासले पर वहाँ के मकाम पर 17 मार्च 1527 को ज़हीरुद्दीन बाबर और हिंदू राजा राणा सांगा के दरमियान खौफनाक जंग हुई। राणा सांगा भरपूर तैयारी के साथ जंग के लिए निकला। बाबर ने रवायती तरीकों के बजाय आसमानियों की जंगी तकनीक को आजमाने का फैसला किया। यह फैसला दुरुस्त साबित हुआ और राणा सांगा को बदतरीन शिकस्त हुई। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस खुशी में ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। ज़ियाफ़त में फ़ौज के अहम जर्नैल शामिल थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने बुना हुआ गोश्त चीनी की तश्तरियों में रख कर मेहमानों को पेश किया। मेहमानों में फरीद खान नामी जर्नैल भी शामिल था। फरीद खान ने गोश्त को हाथ से तोड़ना चाहा मगर नाकामी हुई। इसने कमर से बंधा खंजर निकाला और इससे गोश्त काट कर खाना शुरू कर दिया। ज़हीरुद्दीन बाबर के सामने ये बहुत बड़ी जसारत थी। वो सब देखता और नोट करता रहा। ज़ियाफ़त बर्खास्त हुई। बाबर ने अपने मसाहबों से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहादुर और निडर जर्नैल देखे मगर मैंने इस नौजवान जैसा जरी और बहादुर जर्नैल नहीं देखा। मुझे खदशा है कल ये मुगलिया सल्तनत के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। आज से इसकी कड़ी निगरानी की जाए और इसे कहीं जाने ना दिया जाए। फरीद खां को भी बाबर के ख़तरनाक अज़ाइम का अंदाज़ा हो चुका था। चनाचे वो मौका मिलते ही वहाँ से फ़रार हो गया और यही फरीद खां बाद में शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। मुस्तकबिल में बाबर के खदशात दुरुस्त साबित हुए। शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान चौसा के मकाम पर ज़बरदस्त जंग हुई। हुमायूं मैदान जंग से भाग निकला। शेर शाह सूरी ने सिपाहियों को उसके ताक़ुब में भेजा। हुमायूं गंगा पार करके वाराणसी के एक छोटे से गांव कालूपुर में बेस बदलकर एक बुढ़िया के घर में छुप गया। बाद में इसकी फ़ौज भी साथ आ मिली। इसके बाद कनूज की जंग में भी हुमायूं को शिकस्त हुई और वो दरबदर होता हुआ लाहौर, मुल्तान और उमरकोट से होता हुआ ईरान में पनाहगज़ीन हुआ और हिंदुस्तान अगले कुछ सालों के लिए शेर शाह सूरी की झोली में आ गिरा। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खां था। सुल्तान बहलोल ने अपने दौरे हुकूमत में अफ़गानों को दावत दी कि वो हिंदुस्तान में आकर आबाद हों। इन्हें जायदाद, सहूलियात और मनासब अता किए जाएंगे। इस पेशकश से फ़ायदा उठाते हुए शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम खां सूरी भी हिंदुस्तान में आकर आबाद हुए। इब्राहिम खां और इसके बेटे हसन खां को सुल्तान बहलोल की तरफ से सस्ताम का परगना अता हुआ। इन्हीं दिनों हसन खां के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम फरीद खां रखा गया। फरीद खां बड़ा हुआ तो उसके जौहर खुलकर सामने आने लगे। हसन खां की दूसरी बीवी और फरीद खां की सौतेली माँ हमेशा इससे खैफ रहती। इसको खदशा था कि फरीद खां अपनी सलाहियतों की बदौलत सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। फरीद खां ने तंग आकर घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। फरीद खां मुग़लों के हाकिम आला जुनैद बरलास से मिला और सन 1527 में आगरा जाकर ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौज में मुलाज़मत अख्तियार कर ली। हुमायूं की शिकस्त और इसके ईरान भाग जाने के बाद हिंदुस्तान शेर शाह सूरी के कब्ज़े में आ गया और शेर शाह सूरी ने सिर्फ 5 सालों में हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का पहला हुक्मरान था जिसने पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया था। जरनैली सड़क, जिसे आज भी जीटी रोड कहा जाता है,
یہ شیر شاہ سوری کی ہی تعمیر کردہ تھی۔ یہ کابل سے کلکتہ تک جاتی تھی۔ شیر شاہ سوری نے مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہر 2 کلومیٹر پر کوس بنوا دیے تھے۔ انگریز اس خطے پر قابض ہوا تو اس نے اس جرنیلی سڑک کے ساتھ ریلوے ٹریک بچھایا، اور آج بھی یہ روڈ اور ٹریک اسی جگہ پر موجود ہیں۔ بر وقت ڈاک پہنچانے کے لیے جگہ جگہ چھاؤنیاں قائم کیں، جہاں ہر وقت تازہ دم گھوڑے موجود رہتے تھے۔ ایک اہم کارنامہ زرعی اصلاحات تھیں۔ پورے ہندوستان کی زمینوں کی پیمائش کی گئی اور ان پر ٹیکس عائد کیا گیا۔ فصل کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ٹیکس معاف اور حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا تھا۔ نچلے طبقے تک رسائی کے لیے ریاست کو صوبوں، ضلعوں اور پرگنوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ان مناصب پر ایماندار عامل مقرر کیے گئے تھے۔ قلعہ روہتاس بھی شیر شاہ سوری کی اہم یادگار ہے۔ میں ہفتے کے دن قلعہ روہتاس گیا اور پہاڑوں جنگلوں کے بیچ اس عظیم الشان قلعے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ہندوستان کا دوسرا بڑا قلعہ ہے اور 4 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلعہ 1547 میں مکمل ہوا اور یہ پوٹھوہار اور کوہستان نمک کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے ایک طرف نالا کس، دوسری طرف نالا کان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنا جنگل ہے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑ قبائل کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ گکھڑ قبائل شیر شاہ سوری کے خلاف مغلوں کو بر وقت کمک اور امداد پہنچاتے تھے۔ یہ شیر شاہ سوری کو کسی طور قبول نہیں تھا۔ جب قلعہ مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا، آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا۔ اس قلعے پر 34,25,000 اشرفیاں خرچ ہوئیں اور اس کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا، جو 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی تھی، جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ اس میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار ماہ ساز و سامان قیام کر سکتے تھے۔ قلعے میں 86 بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے۔ پانی کی فراہمی کے لیے 3 بھولیاں بنائی گئی تھیں۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ اس قلعے کا قابل دید اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 86 برج، 184 برجیاں، 6881 کگرے اور 8,556 سیڑھیاں ہیں۔ فصیل کی چوڑائی سب سے زیادہ ہے۔ فصیل کے چبوترے سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جن کی چوڑائی 3 فٹ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کی بلندی 8 سے 11 فٹ کے درمیان تھی۔ یہ کنگرے صرف شاہی فوجوں کو دشمن سے تحفظ فراہم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے دشمنوں پر پگھلا ہوا سیسا اور کھولتا ہوا پانی بھی انڈیلا جاتا تھا۔ درمیانی چبوترے فوجیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، اور ان کی چوڑائی 4.5 فٹ سے 7 فٹ کے درمیان تھی۔ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب ہمایوں دوبارہ ہندوستان آیا۔ وہ اس قلعے کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ اس کے دشمن شیر شاہ نے بنوایا ہے تو اس نے غصے کی حالت میں اسے مسمار کر دیا تھا۔ بادشاہ کے معتمد خاص بیرام خان نے بادشاہ کو اس کام سے منع کیا۔ رنجیت سنگھ بھی طویل عرصہ یہاں مقیم رہا، لیکن اس نے قلعے کے بنیادی ڈھانچے اور عمارت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ قلعہ روہتاس جی ڈی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ نومبر 1544 میں ایک مہم سے واپسی کے دوران شیر شاہ سوری نے مشہور قلعہ کالجز کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ طویل ہونے پر شیر شاہ نے ایک بلند ٹیلہ تیار کی۔
हादसा तवील होने पर शेरशाह ने एक बुलंद टीला तैयार करवाया और इस टीले पर तोपें नस्ब करवा दी। 22 मई 1545 को किले पर हमला किया गया, जो नाकाम रहा। दूसरे दिन शेर शाह सूरी ने खुद कमान संभाली। गुमसान की जंग हुई। एक बारूदी गोला जो किले के अंदर फेंका जा रहा था, किले की दीवार से टकरा कर वापस बारूद के ढेर पर आ गिरा। एक क़यामत खेज धमाका हुआ और बारूद का सारा ज़ख़ीरा इसकी ज़िद में आ गया। शेरशाह बुरी तरह झुलस गया, मगर वो इस हालत में भी कमान करता रहा। फतह की खबर मिलने पर शेरशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ ही इसने अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। 22 मई 1545 को इसका इंतकाल हुआ और ससराम में ही तदफीन हुई। थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की वीडियो किला रोहतास की वजूदात। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अननोन काफ़ी ज़्यादा गहराई है इसकी। शेयर करें। थैंक यू। और ये बिल्कुल नीचे आ गए हैं कुएं के पास ही। ये किला रोहतास का ना कदीमी जो है ना कुआं है, और आगे कुएं में पानी भी है, इससे आगे नहीं जा रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आगे पानी है कुएं का, ऊपर को नहीं है। बारिश पानी सारा थल्ले इकट्ठा होंदा आहो आइए। ये है बाकी जो कुआं बना हुआ ऊपर की। आगे पानी है, नहीं तो मैं आपको कुआं दिखाता, और कुएं में पानी है पड़ा हुआ, तो इधर तक इस बस हदूद है इसकी। ये किले रोहतास का कुआं है। दरवाजा ना खोल। ये इधर सुरंग थी, उन लोगों ने बंद दीवार कर दी है, जो सुरंग थी। ये ओला नहीं कुआं है, दूसरा है।